हेलो एवरीवन। तो आपको चैनल का नाम देख के समझ आ गया होगा कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मेरा भी एम आई बनना है, बट अगर मेरे को दिल्ली में रह के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है आई बनने के लिए, तो मेरे को एसएससी सीजीएल से बेटर जॉब कोई नहीं लगती है। इफ़ अगर मेरे को दिल्ली में मिल जाती है कोई, जिससे कि मैं दिल्ली में रह के प्रिपरेशन भी कंटिन्यू कर पाऊँ। ठीक, तो मैं एसएससी भी दिया हूँ। तो मैं आज आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व करा, वो एक एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट जो जीएस का पोर्शन था वो मेरे को कैसा लगा कैसा नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मैं ओवरऑल एक रिव्यू दूं तो यार ये जो पेपर है वो इतना भी इजी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये आप एक ऐसा बोल सकते हैं कि ये थोड़ा लेंदी और थोड़ा सा कैलकुलेटिव इन नेचर, अगर मैथ्स की बात करी जाए तो मतलब ये इजी कहना जहाँ तक मुझे लगता है तो ज़्यादा सही नहीं हो, क्योंकि इजी का मतलब है कि आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन इजी उस वे में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपके इंग्लिश में आपको टाइम लग जा रहा है, जीएस में आपको टाइम लग जा रहा है, आप भले से रीजनिंग को काफ़ी अच्छे से कर ले रहे हैं, बट वहीं पे मैथ्स कैलकुलेटिव हो जा रही है। ठीक, तो मेरा एक जो ओवरऑल जो एक रिव्यू रहा वो ये था कि आपको क्या है कि जो सबसे ज़्यादा टाइम मतलब जो कंज्यूमिंग है वो इसमें इंग्लिश और जीएस का पोर्शन है। जीएस में भी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि जो आप एक प्रीवियस जो टीसीएस पैटर्न पे आप चीज़ें देख रहे थे तो उससे थोड़ा सा हट के जीएस में है कि उसमें वन लाइनर वगैरह था, तो अब ये स्टेटमेंट बेस्ड वगैरह सारी चीज़ें आने लगी हैं, तो उनको पढ़ने में उनको समझने में तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मतलब ये नहीं कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में आंसर आया, आपने टिक मार दिया, नहीं, आपको ऑप्शन भी पढ़ना है और आपको उस ऑप्शन में देखना भी है कि कौन सा सही है। एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा, वो रीज़न आपको भी पता है, बट हाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ करंट के क्वेश्चंस भी थे। कुछ क्या मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे, लगभग आई थिंक 4-5 क्वेश्चन करंट के थे। और अगर आप देखें जो करंट थी वो भी रिसेंटली की भी थी, मतलब 2024-25 की रिसेंटली थी मेरे वाले में तो। और स्टैटिक जीके भी थी। स्टैटिक इन द सेंस कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जो मतलब प्रीवियस आपको चीज़ें टीसीएस में आपको देखने को मिल रही थी वही आपको इसमें स्टेटमेंट बेस्ड देखने को मिली है थोड़ा। ठीक, मतलब आपकी एनालिटिकल थोड़ा सा काम आएगा। तो यहाँ पे ये हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि अरे आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आप तो यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं, उनमें स्टेटमेंट बेस्ड आता है तो आपको इजी पड़ा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो स्टेटमेंट भी फैक्चुअल है अपने बारे में। तो एज सच ये नहीं है कि कोई एक यूपीएससी तैयारी कर रहा है, बैंकिंग तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए वो ईजी पड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक पूरा जो पेपर है वो सब के लिए इक्वल है, मतलब एक तरीके से सबको एक इक्वालिटी पे ला के खड़ा करते हैं। अगर कोई इंग्लिश में अच्छा है तो फिर वो मैथ्स में चीज़ें नहीं कर पा रहा है अच्छे से, मतलब सारे एक इक्वल लेवल पे हैं। और आपको पता ही है कि एक सेक्शन से तो नहीं होता है सिलेक्शन, चारों सेक्शन आपके अच्छे होने चाहिए। ठीक, वहीं पे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में क्या है कि थोड़ा सा आप अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं द हिंदू वगैरह ये न्यूज़पेपर अगर आप करते हैं तो वो जो चीज़ें आ रही हैं उसमें पैसेज बेस्ड ये सारी चीज़ें तो आप इजीली समझ पाएंगे। क्योंकि मेन चीज़ उसमें क्या है कि पैसेज में जो आपका टीसीएस पैटर्न चल रहा था कि बेसिकली आपका पैसेज में से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो आपने डायरेक्टली उसका आंसर दे दिया, बट आप थोड़ा सा एनालिटिकल है। एनालिटिकल इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन दिया है, आपको वो क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, आपको पैसेज में देखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप वो पैसेज को अच्छे से पढ़ें तो तब आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट ढूंढा, आपकी किस्मत अच्छी है अगर आपको सीधे सीधे ऐसे मिल जा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि पैसेज सब में सेम रिपीट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी आपके में। अगर जैसा पैसेज आ रहा है आप उस अनुसार चीज़ें कर सकते हैं। लेंदी क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको लगेगा कि अरे यार इसमें क्या गलत है क्या नहीं है, और थोड़ा सा जो स्पेलिंग वगैरह है वो थोड़ा सा कुछ लेंदी टाइप से भी आ रही है। ठीक, चलो मेरा तो थोड़ा सा ऐसा था कि कुछ एक जो स्पेलिंग आई थी वो ऑलरेडी मैं पढ़ रखा था, भले से वो बड़ी स्पेलिंग थी, बट हाँ ठीक है, मेरे को समझ में आ गया था वो पढ़ के कि हाँ ये इस चीज़ से है। वो मेरी किस्मत थी कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। और वहीं पे अगर मैं देखूँ रीजनिंग वगैरह तो मतलब डूएबल है, मतलब इतना वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मतलब नॉर्मली आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं या कुछ पहले भी प्रिपरेशन कर रखे हो आप तब भी रीजनिंग कर सकते हैं। मैथ्स का ऐसा है कि यार थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव इन द सेंस कि आपको क्वेश्चन देखने में ईजी लगेगा बट आप उसमें गलती करेंगे, आप कैलकुलेशन में गलती करेंगे, आप आंसर टिक करने में गलती करेंगे। ईजी टू मॉडरेट मैथ है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन आपको लगेगा 110% आपको क्वेश्चन लगेगा कि अरे यार ये तो मैंने कंसेप्ट पढ़ रखा है, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, बट आप वहाँ पे गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे? आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे। आप कैलकुलेटिव होने के कारण आप जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कि 2 × 2 4 होता है तो आप उसमें 5 कर देंगे। और प्लीज़ आप
आपको अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चंस इजी दिख जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट नहीं करनी है। ओवर एक्साइटमेंट क्योंकि हो सकता है आपके 2-4 क्वेश्चन इजी हैं, फिर आगे जाके हार्ड आने लगे तो एकदम से आपका मनोबल डाउन आ जाएगा। आपको एक मतलब मॉडरेट वे में खेलना है पेपर के साथ। मॉडरेट वे में इन द सेंस कि ईजी है तो सबके लिए ईजी है, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको ईजी लग रहा है तो सामने वाले पर्सन को नहीं लगेगा। यार सामने वाले पर्सन ने भी प्रिपरेशन करी है तो उसी हिसाब से चीज़ें जाएंगी, उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी। अगर वो आपके लिए ईजी है, सामने वाले के लिए भी ईजी है, वो भी उस हिसाब से क्वेश्चन को करेगा। तो इट डजेंट मीन कि ईजी आपको लगा है तो वो सिर्फ आपको ही लगा है, वो सबको ईजी लगा है। तो उसमें आप गलती ना करें। मतलब अगर कोई ईजी क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हैं, सिली मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। तो आपको ध्यानपूर्वक चीज़ें करनी है। ठीक, मैं आपको चाहूँगा कि आप आर्ट ऑफ स्किपिंग करें। हमारा क्या है कि बेसिकली जो मैं पेपर अटैम्प्ट करता हूँ, शायद मेरी पेपर अटैम्प्ट करने की अप्रोच सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मेरा ये होता है कि सबसे फर्स्ट राउंड में ये करता हूँ कि जो मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, डजेंट मैटर कि वो इजी क्वेश्चन है भले से हार्ड क्वेश्चन है, आ रहा है तो आ रहा है, फर्स्ट राउंड में मैं वो क्वेश्चन करूँगा। उसके बाद मतलब शायद मेरे को ये हैबिट ऐसी पड़ गई है। ठीक, अगर आपको ये हैबिट नहीं है तो आप वो चीज़ अब मत अपनाइएगा। मतलब अगर मैं रीजनिंग कर रहा हूँ तो रीजनिंग में सबसे पहले वो क्वेश्चन करूँगा मैं, भले से ही मेरे 10 क्वेश्चन छूट जाएँ, मैं उनको बाद में आके देख लूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं ईजी करूँगा। सारे क्वेश्चन को गो थ्रू तो हो जाऊँ, कहीं लास्ट में ये ना हो कि अरे यार लास्ट के वो 10 क्वेश्चन तो देखे नहीं। रीजनिंग के सेक्शन में भी ऐसे ही करता हूँ, इंग्लिश के में सेक्शन में भी नहीं आ रहा, छोड़ो, बैक आऊँगा। इसके बाद टाइम तो बच रहा है ना, जो इजी है, जो तुरंत हो जा रहा है, उसको मैं तुरंत वहीं पे ऑन द स्पॉट सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, जस्ट उसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, लगेगा कि कर सकता हूँ, बाद में आऊँगा उस क्वेश्चन पे, ताकि मैं सारे क्वेश्चन को गो थ्रू हो जाऊँ, मेरे दिमाग में रहे कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ आराम से। ठीक, हर एक सेक्शन को गुजरो भाई, हर एक क्वेश्चन को देखो। हो सकता है कि आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, बाद में ईजी हो सकते हैं। मेरे मैथ वाले सेक्शन में ऐसे हुआ कि स्टार्टिंग में काफ़ी सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ गए, थोड़ा सा मेरे को भी लगे अरे यार क्या होगा, लेकिन जैसे ही मैं कुछ क्वेश्चन बाद गया, 5-6 क्वेश्चन मैंने स्किप करे, उसके बाद थोड़ा सा डुएबल क्वेश्चन मेरे को लगने लगे, तो मैंने वो क्वेश्चन आराम से करे। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई आपको पेशेंटली ये जो पेपर है ये अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप ओवर एक्साइटमेंट में आके चीज़ों को करने लगे, रीजनिंग आ रहा है यार, रीजनिंग आसान आ गई, आपने पहले में ही कर दी, तो वो ओवर एक्साइटमेंट आपका अदर पार्ट को खराब कर सकती है, ये ध्यान रख लेना। और एक पार्ट आपका डिसाइड नहीं करेगा सिलेक्शन, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ रीजनिंग मैथ्स आप सोच रहे हैं कि ये आपका डिसाइड कर लेगा सिलेक्शन। भाई आपको उसी हिसाब से जीके के साथ खेलना है, उसी हिसाब से इंग्लिश के साथ खेलना है, तो आप वो चीज़ मैनेज करके चलिएगा, क्योंकि एक सेक्शन आपका सिलेक्शन मैटर नहीं करेगा। अगर आपने सोच लिया कि 25 में रीजनिंग में कराया, 25 में उसमें कराया और बाकी में आपने ऐसे ही कर दिया, तो चीज़ें नहीं होंगी। कभी आपने दिमाग में सोच रखा हो कि भाई इंग्लिश के तो मुझे 25 के 25 कर रहे हैं, नहीं, पहले से माइंड मेकअप मत करिए। माइंड मेकअप पेपर देख के होता है। आपने एक्सपेक्ट कुछ कर रखा है, पेपर कुछ आ रहा है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरेंगे। आपने दिमाग में सोचा अरे यार 25 के 25 मेरे को रीजनिंग में करने थे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, तब छोड़ने पड़ेंगे ना। आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको आनी चाहिए, आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए कि आप छोड़ेंगे कैसे। क्यों आप नेगेटिव में जाना चाहेंगे, नेगेटिव में जाएंगे, सिलेक्शन का सक्सेस आपका उतना ही कम होगा। तो मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन को अच्छे से देख के अटेम्प्ट करें। ठीक, ये नहीं कि अरे यार ये क्वेश्चन इतना आसान है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ईगो पे नहीं लेना है। ये सिलेक्शन है भाई, ईगो की चीज़ नहीं है। आपको किसी को नहीं दिखाना है कि अरे मैंने वो क्वेश्चन कर दिया था, किसी को आके ये नहीं बताना मैंने वो क्वेश्चन कर दिया था। एट द एंड आपका सिलेक्शन मैटर करेगा। ठीक, जो मेरी अप्रोच थी आज के क्वेश्चन पेपर को लेके, मैंने सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करी, उसके बाद मैं जीके पे आया, उसके बाद मैंने मैथ्स करी, उसके बाद मैं इंग्लिश पे गया। क्योंकि मुझे ये था कि थोड़ा सा मेरे साथ ये होता है कि अगर यार मैथ्स के क्वेश्चन डुएबल है और मैं लास्ट में मेरे को 3-4 क्वेश्चन ऐसे दिखे जिनको मैं कर सकता हूँ और टाइम मेरे पास कम बचा है, तो मैं सिली मिस्टेक कर जाता हूँ। ठीक, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगा कि मैं जीएस के बाद मैथ्स कर लेता हूँ। ठीक, सबका अप्रोच अलग अलग है, ये मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो जाता है सिली मिस्टेक। लास्ट में क्या है कि इंग्लिश का थोड़ा सा ऐसा है कि यार मतलब आर्टिकल वगैरह अगर आपको पढ़ने की आदत है तो आपकी रीडिंग थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगा इंग्लिश को लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, द हिंदू आर्टिकल वगैरह, थोड़ा सा जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आर्टिकल्स की थोड़ी सी पढ़ने की आदत थी। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा, बट हाँ बेनिफिट करा, क्योंकि तुरंत तुरंत एकदम से वो चीज़ें समझ में आ रही थी, क्लियर हो रही थी, क्योंकि वो सी सेट में भी हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना। और प्लीज़ जीएस में एलिमिनेशन मेथड अपनाना। देखो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ आपको रिस्क लेना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 40 क्वेश्चन करके आ गए,
50 क्वेश्चन करके आगे। कुछ क्वेश्चंस आपको रिस्क लेके करने पड़ेंगे, बट वो रिस्क ऐसा होना चाहिए कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब कि आपको उसके बारे में पता है। ये नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी तुक्का मार दिया, आप एलिमिनेट कर पाए और आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस को। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं इजीली एलिमिनेट करके। ओके, और बाकी इफ़ अगर आपको कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए कि इंग्लिश को किस तरीके से टैकल करा जाए, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन का एक्सपीरियंस है सीसेट वगैरह का, और मैं सीसेट पढ़ाता भी हूँ, तो उस बेसिस पे मैं थोड़ा सा बता भी सकता हूँ। एंड इफ़ अगर आपको लगता है कि जीएस में किस तरीके से एलिमिनेशन करना चाहिए, या मैं किस तरीके से एलिमिनेशन करता हूँ, या जो प्रीलिम्स में हम अपना यूपीएससी में अपनाते हैं चीज़ों को, हम उसमें कैसे एलिमिनेशन करते हैं, तो इफ़ अगर आपको चाहिए कि हाँ कैसे कैसे एलिमिनेट करा जा सकता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है एज सच, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मल आप अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट करिए एंड ऑल द बेस्ट। एंड काफ़ी अच्छे से करेंगे। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि एकदम काम माइंड के साथ जाना है। जो एक ओवर हाइप क्रिएट एग्ज़ाम के बारे में, वो उस लेवल का उस हिसाब से नहीं है, बट लेवल ऐसा है कि आपको सारे स्टूडेंट के बराबर मिला के खड़ा कर देगा। ये नहीं कि किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो आगे निकल जाएगा, नहीं भाई वो इंग्लिश में धोखा खा गया किस चीज़ में, तो यानी कि हर एक चीज़ को बैलेंस करके लेके चलें, ठीक। बैलेंसिंग पेपर है। आपको सबसे मेन चीज़ इसमें टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, ठीक। ओके, बाकी नंबर ऑफ अटैम्प्ट वगैरह मेरे हिसाब से इतना मैटर नहीं करते कि यार किसी ने 95 अटैम्प्ट कर दिए, किसी ने 90 अटैम्प्ट कर दिए, किसी ने 75 अटैम्प्ट पे। एक्यूरेसी मैटर करती है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी अगर किसी की 75 में, मान लेते हैं कि उसके एक दो की क्वेश्चन गलत है, तब भी उसके ठीक ठाक नंबर बन जाए। किसी ने 95 अटैम्प्ट करें और उसकी जो एक्यूरेसी है वो उतनी अच्छी है नहीं, उसका नेगेटिव में कट गई, तो फिर वो सेम लेवल पर आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें, नंबर ऑफ अटैम्प्ट का इतना ध्यान ना दें। हाँ, अगर आपके नंबर ऑफ अटैम्प्ट एट द लास्ट कम होते हैं तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपको एक और वीडियो में रिव्यू दूंगा, मेरे एक फ्रेंड का भी है, तो शायद वो नेक्स्ट शिफ्ट में है, मे बी 14th वाली, तो उनका भी मैं आपको रिव्यू दिला दूंगा। ओके, बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।